दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार मिश्रा। एनएसटी भारत न्यूज हेडलाइन टुडे में आपका स्वागत है। आज हम विकास खंड आसपुर देवसरा के रामगंज बाजार में हैं। जैसा कि आप लोग शायद जानते हो कि रामगंज बाजार में भी एक रियासत थी और उसी रियासत के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनके वंशज हैं, उनके वंशज से हम सारी जानकारी लेंगे कि ये रियासत कैसी हुआ करती थी, कितना रियासत का क्षेत्रफल हुआ करता था और वर्तमान समय में इस रियासत की स्थिति क्या है। तो सर जी, पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम कुंवर ज्योति प्रताप सिंह। कुंवर ज्योति प्रताप सिंह। तो आप राजा साहब के वंशज हैं? हाँ, दीवान भगवती प्रताप सिंह यहाँ के राजा थे जी। हम उनके नाती हैं। उनके नाती हैं। तो इस समय जो रियासत का देखभाल आप लोग ही कर रहे हैं? हम हमारे फादर का 88 में देहांत हुआ जी जी। तो हम 3 भाई थे जी। तो बड़े भाई साहब भी हैं अभी हैं घर पे हैं, थोड़ा बीमार रहते हैं। मझले भाई साहब का हमारे देहांत हो गया है जी। हम छोटे हैं। अच्छा, आप छोटे हैं जी। तो आप बताइए, इस रियासत किस सन में बना ये रियासत? देखिए, ये तो बहुत पहले की रियासत है जी जी। और मुगल पीरियड के समय से ये रियासत है जी जी। क्योंकि दीवान की टाइटल जो हुआ करती थी जी, वो मुगल पीरियड में नवाबी, क्योंकि अवध जो है वो नवाबों का एक एरिया था। 16 जिले जो थे वो अवध में थे जी जी। उत्तर प्रदेश के 16 जिले अवध में थे जी। तो प्रतापगढ़ भी अवध का ही एक जिला था जी। तो हम लोग नवाबों के अधीन थे। अच्छा। या 16 जिलों में जितनी भी रियासतें थीं वो सब नवाबों के अधीन हुआ करती थी। अच्छा। तो जो भी मालगुजारी वगैरह हम लोग देते थे या रियासतें देती थीं वो नवाबों को, नवाब वाजिद अली शाह जी, उस वक्त नवाब अवध थे जी, तो उनके खजाने में जमा हुआ करता था। अच्छा। बाद में जब नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिश पीरियड में अरेस्ट कर लिया गया और ये अवध का पूरा तालुका जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया, तो वो इसको जो है लेने लगे, जो रियासतें थी उनका जी जी। तो रियासत तो बहुत पुरानी है जी जी। अच्छा, पहले ये रामगंज नहीं था। अच्छा। एक कच्चा कोट बना हुआ था। यहाँ से 1 किलोमीटर आप इधर जाएंगे नहर के उस तरफ तो पुरानी बाजार रामगंज पड़ती है। अच्छा अच्छा। वहां पर वो टीला आज भी पड़ा हुआ है जिस पर कि रामगंज रियासत हुआ करती थी जी। तो उस वक्त जब ये रियासत बनी, दीवान रणधीर सिंह यहाँ के शासक थे जी। दीवान रणधीर सिंह अंग्रेजों के अगेंस्ट रहते थे। अच्छा। उनके विरोध में रहते थे अंग्रेजों के। 2-3 लड़ाइयां हुई। कोपा के पास की एक लड़ाई हुई, चांदा के पास की एक लड़ाई हुई अंग्रेजों से तो उसमें भी ये शरीक हुए। तो ये अंग्रेजों के बिल्कुल दुश्मन हो गए जी। ये अरेस्ट हो गए जी। तो लखनऊ रेजिडेंसी में ये रहे। बाद में कुछ दिनों तक वहां पड़े रहे। उसके बाद इनको टॉर्चर किया गया, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। उसके बाद ये छूट करके आए, बीमार रहने लगे। तो अर्ली एज में करीब 38 साल या 39 साल की एज में ही इनका देहांत हो गया। तो उनकी वाइफ रानी अजीत कुंवर वो शासक हुई। उन्होंने इसको देखना शुरू किया रियासत को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कि झांसी का राज्य जो था, महाराज के देहांत के बाद रानी झांसी जब लक्ष्मीबाई जो वहां की शासक हुई तो अंग्रेजों ने उसको कब्जा कर किया। इसके लिए झांसी की लड़ाई हुई जिसमें महारानी साहब शहीद हुई। ठीक वही पोजीशन उन्होंने रामगंज या जो भी रियासतें थीं कि जहां के शासक खत्म हो जाते थे उसको वो कब्जा कर लेते थे अंग्रेज। इसके लिए भैया सुप्रीम कोर्ट तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इंग्लैंड में हुआ करता था। अच्छा। तो इनके वकील जो है वो जाया करते थे इंग्लैंड, लड़ते रहे। और वहां से जब क्वीन विक्टोरिया इंडिया आई जी, तो उन्होंने एक बड़ा अहम फैसला दिया
कि जो रानी थी, यहाँ की रानी अजीत कुंवर, उनको ही शासक मान लिया उन्होंने। मतलब रानी को ही राजा का उपाधि, राजा की उपाधि उनको मिली, और उनको ये आदेश हुआ कि आप जिसको चाहिए आप एडॉप्ट कर लीजिए। क्योंकि दीवान रणधीर सिंह के दो लड़के थे, अर्ली एज में, मतलब बचपने में ही उन दोनों का देहांत हो गया था, तो कोई औलाद नहीं थी उनको। तो रानी साहब ने अपने देवर के लड़के को एडॉप्ट किया, गोद ले लिया। गोद नशीनी हुई। क्या नाम था उनका? दीवान इंद्रपाल सिंह। तो हम लोगों का मूल स्थान पड़ता है पट्टी से, आप जब उड़ैया दी की तरफ आप चलेंगे, रानीगंज की तरफ, तो छाना पार करके एक जगह है, अपने ही खानदान के लोग हैं वहां पर। तो वहीं से जब रियासत में हुआ करता था कि मेन तो राजा रहता था, जो कि पैलेस में रहता था, बाकी लोगों को गुजारा दे दिया जाता था, भाइयों को। तो छाना पार का इलाका इनके देवर को मिला था, मतलब दीवान रणधीर सिंह के भाई को। तो उन्होंने अपने रानी साहब ने अपने देवर के लड़के को एडॉप्ट कर लिया, जो कि बाद में यहाँ के शासक हुए दीवान इंद्रपाल सिंह। दीवान इंद्रपाल सिंह भी आप समझ लीजिए कि एक, चाहे उसको जो भी कह लीजिए, कि उनको भी एक बच्चे हुए, वो भी नहीं रह गए। उन्होंने अपने ही खानदान छाना पार से हमारे ग्रैंडफादर दीवान भगवती प्रताप सिंह को एडॉप्ट किया। अच्छा, आपके दादाजी? हमारे दादाजी को। तो जब हमारे दादाजी 9 साल की उम्र में उनका हुआ, उस वक्त प्रतापगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट और डीएम वगैरह सब मौजूद थे, सबकी उनमें बाकायदा रजिस्टर्ड जो है वो गोदनामा हुआ। तो उसके बाद से फिर वंश चलने लगा। तो बंगाल की एक बहुत ही प्रख्यात स्टेट हुआ करती थी पंचकोट, तो हमारे ग्रैंडफादर की शादी वहां हुई। हमारी ग्रैंडमदर आई, फिर उसके बाद हमारे फादर पैदा हुए, और हमारे अंकल वगैरह, फुआ वगैरह सभी हुए। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दीवान भगवती प्रताप सिंह से ही फिर रामगंज का जो है ये वंश चलता चला गया। अच्छा। तो आज हम लोग, मतलब आपके जो ग्रैंड फादर थे दीवान भगवती, ये भी गोद लिए गए थे, लेकिन इसके बाद जो वंश है वो कंटिन्यू चल रहा है इस समय। अच्छा, ये रामगंज की ये जो रियासत थी कितने कोस में थी? देखिए, अब कहा तो ये जाता है कि 27 कोस में थी ये। अच्छा। तो कोस का मतलब होता है 2 मील के बराबर एक कोस कहा जाता है जी। लेकिन अब हुआ क्या है कि कुछ रियासतें ऐसी होती थी कि जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो अपना इलाका बेच देती थी। अच्छा। तो कुछ गांव जो ऐसे थे जो जौनपुर रियासत के थे, जैसे मछली शहर का इलाका जी। तो हमारा एक गांव था मया जी, वो बिल्कुल वो मछली शहर में था जी। तो इस तरीके से रियासत को उन्होंने बढ़ाया। कुछ जैसे प्रतापगढ़ ने निकाला या जौनपुर के राजा ने निकाला, तो जो गांव बिकते थे और आपसे सटे होते थे उनको ये खरीद लेते थे। तो इस तरीके से भैया अब ये कहा जाए आप तो हम जौनपुर बॉर्डर क्या मछली शहर में वो पड़ता है तो वो जौनपुर में भी हमारा था गांव। प्रतापगढ़ में इधर पट्टी तहसील में अपना था ही ये सब कुछ। जी। अब प्रताप ये पट्टी में 2 रियासतें थी, छोटी छोटी तो कई हैं, आपके हरिपुर है, बीरापुर है, तमाम हैं। तो लेकिन 2 बड़ी रियासतें होती थी, एक अमरगढ़ और एक रामगंज। ये दोनों सगे भाई थे। तो आपस में जब बंटवारा हुआ तो रामगंज को राम सिंह, ये मतलब हम दीवान रणधीर सिंह के पहले की बात आपको बता रहा हूं, तो इनको 9 हिस्सा मिला था। अच्छा। वो पट्टी सैफाबाद हिस्से 9 के नाम से रामगंज रियासत बनी। जी। है तो हम रामगंज में ही, ये कस्बा रामगंज ही है। हाँ। बना यहीं पे का सब कुछ है, रहने वाले रहे यहीं पर, कोर्ट यहीं बना, रहे यहीं पर, लेकिन इलाका जो मिला वो पट्टी सैफाबाद हिस्से 9 के नाम से। जी। और बड़े भाई जो अमर सिंह थे उन्होंने अपने नाम से अमरगढ़ बसाया। जी। तो उनको 11 हिस्सा मिला। अच्छा। बड़े भी थे, राम सिंह से बड़े हुए थे।
इस तरीके से ये दोनों रियासतें अब अमरगढ़ नावल्द हो गई। अच्छा, मतलब सुनने में ये भी आता है कि जब पूरे भारत में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तब ये जो अमरगढ़ की जो रियासत है अमर सिंह का, वहां पे जो है बिजली की व्यवस्था की गई थी। देखिए, ये हर रियासतों में थी। अच्छा अच्छा। भदरी में भी था, रामगंज में भी था। तब डीसी करंट चलता था, एसी नहीं चलता था, तब डीसी करंट चलता था और जनरेटर लगते थे। हमारे यहाँ भी जनरेटर लगा हुआ था, 32 हार्स पावर का लिस्टर जनरेटर था, वो जर्मन था। वो लगा हुआ था, अभी हाल तक लगा रहा। अच्छा भाई, जब लाइट आ गई 1968 में, जब यहाँ लाइट आई तो उसके बाद से वो यूजलेस हो गया, पड़े पड़े सड़ गया वो। भदरी के पास अपने जनरेटर हुआ करते थे, राजा प्रतापगढ़ के पास अपने थे, अमरगढ़ के पास थे। तो जो भी रियासतें थी वो लाइट के लिए जो है वो अपना जनरेटर का पूरा जो है अरेंजमेंट करते थे। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सुविधा थी नहीं, तो ये रियासत जो भी मालिक होते थे वो अपना जनरेटर लगा करके अपना पूरा इलाका या अपने मतलब पूरा पैलेस जो है वहां पर वो फिटिंग करवा करके और वो जनरेटर से। अच्छा, जिस प्रकार से अमरगढ़ में जेल वगैरह भी है, लोग बताते हैं कि जो अपराध करते थे उनको सजा दी जाती, आपके यहाँ भी है? हाँ जी हाँ, हमारे ग्रैंडफादर दीवान भगवती प्रताप सिंह ये ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। इनको गवर्नमेंट, बरतानिया गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट कह लीजिए आप, उनकी तरफ से इनको 1 महीने तक की सजा और 500 रुपया जुर्माना करने का अधिकार था। कचहरी हुआ करती थी जी, और बाकायदा कोर्ट लगता था, उसमें जो है मुकदमे पेश हुआ करते थे, जजमेंट करते थे ये जी। और बचपन में हम लोगों ने पूछा कि अपने ग्रैंडफादर से हम लोग पूछते थे कि आपने कितने लोगों को सजा दी? उन्होंने कहा किसी को नहीं। अच्छा अच्छा। सब अपनी ही रियाया थे, अपने ही लोग थे। थोड़ा बहुत इधर उधर जो है पनिशमेंट दे करके छोड़ दिया जाता था। इस तरीके की कोई सजा नहीं कि उनको जेल भेज दिया जाए या उनको ऐसा कुछ किया जाए कि वो चले जाए। और गरीबी उस वक्त बहुत हुआ करती थी उस जमाने में। हाँ, अब ये रियासत जब 1862 में ये कोर्ट बना है, ये मंदिर, तालाब और ये कोर्ट, ये 1862 में बना है। अब हमारे ग्रैंडफादर बताते थे कि 1 आना मजदूरी हुआ करती थी राजवीरों को। 1 आने का मतलब होता है 6 पैसा, और आधा आना यानी 3 पैसा मजदूरी हुआ करती थी जो लेबर काम करते थे जी जी। तो ये तो आलम था उस वक्त का जी। अब सुनने में आ रहा है कि रियासत की तरफ से विद्यालय को भी जमीन दिया गया है। कितनी जमीन दी गई है रियासत की तरफ से? देखिए, ये 1942 में इस विद्यालय की स्थापना हमारे बाबा साहब ने किया था जी, दीवान भगवती प्रताप सिंह ने जी। और उस वक्त भारत के एक बहुत ही महान संत हुआ करते थे विनोबा भावे। भूदान यज्ञ उस वक्त चलता था, तो विनोबा भावे जी तमाम रियासतें ही तो हुआ करती थी, उन्हीं को मालिकाना हक था अपने अपने इलाके का। तो वो रियासतदारों से जमीनें ले करके उसको गरीबों में आवंटित कर दिया करते थे जी। तो बाबा साहब ने 100 बीघा जमीन ये रामगंज कॉलेज के नाम से कर दिया था। 100 बीघा? 100 बीघा। अब भी जमीन है 100 बीघा? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि इस वक्त उतनी जमीन मौजूद है कि नहीं, लेकिन सदहा का इलाका जी, वो पूरा का पूरा रामगंज स्कूल को उन्होंने दिया था जी। एक गांव पड़ता है पट्टी से, आप जब सैफाबाद की तरफ आने लगे तो औराइन जी, तो औराइन में भी तमाम बागें थी जो कि बाबा साहब ने स्कूल को दे दिया था जी। अब हम लोगों के बचपन तक तो जमीनें थी, अब इस वक्त की क्या पोजीशन है ये तो स्कूल मैनेजमेंट ही बता सकता है। अच्छा, मतलब जानकारी नहीं है, आपने दे दिया, उसका क्या हो कुछ पता नहीं है, वो विद्यालय वाले ही बताएंगे। वो विद्यालय वाले बता सकते हैं। अच्छा, जो पुराने जमाने के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, कुछ है अभी की? नहीं, देखिए, जब रियासतें खत्म हुई तो ये आदेश हुआ कि जो भी जिस रियासतदारों के पास सेना थी या उनके अस्त्र शस्त्र थे, वो सब कुछ जो है भारत सरकार में जमा कर दिए जाएं। तो किसी भी रियासतदार के पास ऐसे पुराने अस्त्र शस्त्र आपको नहीं मिलेंगे। कुछ बड़ी रियासतें जो थीं
वो कुछ तोपे वगैरह हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि खरीद करके, और वो इस लायक नहीं रखी जाती थी कि वो ढक सकें, उनको शो के लिए अपने फाटक पर या फाटक के अंदर इस तरीके से लगवा दिया। तलवार वगैरह जो हुआ करती थी वो सब तो नहीं, पुरानी तलवारें एक आध तो हैं हमारे पास। हाँ जी, वो रखी हुई हैं। तो कोई यूजलेस है, उनका कोई यूज तो है नहीं, वो रखी हुई है। जैसे शादी ब्याह होता है तो हम लोगों के यहाँ आज भी शेरवानी और साफा और ये सब चलता है, तो उस वक्त तलवारें वगैरह बांधी जाती हैं। अब जैसे हमारे सन की शादी हुई है 2017 में, इनकी शादी बिहार में हुई है, आरा में। एक छोटी रियासत है सेमराव करके, आरा के पास ही है, वहां पे इनकी शादी हुई है। तो अब रियासत जब शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है तो पहनते हैं लोग, नहीं तो रखी रहती है। अभी इस समय रियासत के नाम पे कितनी जमीन बची है? देखिए, अब तो हमारे ग्रैंडफादर के खत्म होने के बाद उनके 3 लड़के हुए थे जी। हमारे फादर थे, हमारे मझले अंकल थे, हमारे छोटे अंकल हैं, तो सब उसमें डिवाइस हो गया। कुछ जमीनें निकाली भी गई जी, और कुछ रखी गई। उसके बाद 1971 में सीलिंग आ गई, तो एक आदमी जो है 18 एकड़ से ज्यादा रख नहीं सकता था अपने परिवार को लेकर के, हस्बैंड वाइफ और फैमिली को लेकर के। तो हिसाब से जो जमीनें थी ज्यादा हुई। अब जैसे बैजलपुर का हमारा इलाका था, जो गांव था, वहां की जमीनें जो है गवर्नमेंट ने ले लिया, एक्सेस हो रही थी। अच्छा। हम लोग बच्चे मतलब प्रौढ़ नहीं हुए थे, हम लोग बिल्कुल बच्चे थे जी जी। अब फादर के नाम जो भी जमीनें थी वो जब ज्यादा होने लगी तो जो ज्यादा जमीनें हुई वो गवर्नमेंट ने ले लिया। अच्छा। तो इस तरीके से आज भी हमारे पास करीब लगभग 40-42 बीघा जमीन है। अच्छा, 40 बीघा जमीन है अभी, 40-42 बीघा। तो खेती बाड़ी होती है? हाँ, खेती करवाते हैं। देखिए, कौन कौन सी खेती आप लोग करते हैं? देखिए, हम लोग गेहूं भी बोते हैं, धान भी बोते हैं, चना मटर भी बोते हैं। अच्छा। और इस तरीके से जो एक किसान खेती करता है वैसे हम लोग भी करते हैं। जो दूर की जमीनें हैं उसको बटाई पे दे दिया है, जो नजदीक की है उसको खुद करते हैं। इस तरीके से है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आज हम रूबरू करवाए जो रामगंज की रियासत के जो वंशज हैं, हम इनसे आपको मिलवाया और सारी जानकारी आप लोगों को दी। आप हमारे चैनल को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, ताकि अगला वीडियो जो होगा और किसी एक रियासत के बारे में होगा। धन्यवाद।